हेलो गाइस। आज लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर क्लास 10th के लिए भी बेनिफिशियल है और साथ में जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इन सब का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। वन लाइनर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। आज हम लाइट का एक बेसिक सा पार्ट देखेंगे, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ये चैप्टर बायलैंग्वेज हम करने वाले हैं। बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ हिंदी लिखना और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो सिर्फ इंग्लिश लिखना। बातों पे ध्यान देना, हिंदी इंग्लिश पे ध्यान मत देना, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझने के लिए है। मैं एक साथ दोनों लैंग्वेज के बच्चे को, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे को एक साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ज़्यादातर वर्ड मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखूंगा, तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आज सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग समझते हैं। मान लीजिए एक बॉल है, गेंद है, और उसे मैंने किसी वॉल पे ऐसा मार दिया, तो बॉल वॉल पे जाने के बाद वो वापस हमारी ही तरफ आ जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी तरफ फेंका जाए और वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाए तो हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। यही चीज़ हम लाइट के लिए भी यूज़ करते हैं। लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और पड़ने के बाद वो वापस आ जाता है तो उसको ही क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि बाउंस बैक ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। बाउंस बैक, बाउंस बैक ऑफ लाइट, है ना। लाइट का पुनः वापस आ जाना, प्रकाश का पुनः वापस आ जाना। प्रकाश का पुनः वापस आ जाना ही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। यानी कि जब हम किसी बॉल को, जैसे मैंने बताया कि अभी हम बॉल पर अगर हिट करेंगे तो वो बॉल वापस हमारी ही तरफ आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए लाइट इस पे पड़ रहा है तो ये लाइट इससे वापस भी आता है। जो लाइट वापस आता है और हम उसी लाइट को हम देख पाते हैं। तो इस तरह से लाइट का वापस आना ही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने के लिए हम एक इमेज समझेंगे। सिंपल सा एक इमेज है प्लेन मिरर का। ये मान लेते कोई प्लेन मिरर है या कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है। प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। समतल दर्पण, ये प्लेन मिरर कैसा तो ओपेक होता है। ओपेक मीन्स अपारदर्शी। तो ये प्लेन मिरर है जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए इस पे कहीं से लाइट आती है। ये एक लाइट ऐसा आया, तो ये जो आने वाला लाइट होता है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। आने वाली लाइट है, ठीक है। और जब ये मिरर पे पड़ेगा तो मिरर पे पड़ने के बाद क्या होगा? इसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण, ठीक है। ये आने वाला लाइट और दूसरा जाने वाला लाइट, ये दो लाइट याद रखना है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। बीचों बीच मिरर पे एक बीचों बीच लाइन ड्रॉ करते हैं जो मिरर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला लाइट जो होता है उसको कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है अविलंब। तो मैं साथ के साथ दोनों मीनिंग लिखता जा रहा हूं ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए ये क्या होता है। तो ये बीचों बीच जो लाइट है, ये जो बीचों बीच जो लाइन है जो मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको नॉर्मल कहते हैं। अब हम इसके तहत लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने वाले हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए कुछ टर्म्स जानने होते हैं, जैसे इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, यानी आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अविलंब क्या होता है, ठीक है। अब एक बात और समझना है, ये जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच के एंगल को आई कहते हैं। एंगल आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन का कोण क्या कहते हैं हिंदी में? आपतन का कोण, ठीक है। इसी तरह से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच जो एंगल होता है इसको एंगल आर कहते हैं। एंगल ऑफ
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन का कोण, परावर्तन का कोण ये होता है। तो दो तरह के एंगल होते हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इतने टर्म्स को समझने के बाद हम आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता सकते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये फिगर तो यहीं रहने देते हैं ताकि हमें कुछ काम आ जाए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन के नियम। क्या क्या नियम? पहला लॉ, दो लॉज है रिफ्लेक्शन के। पहला लॉज कहता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। IR का मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, आपतित किरण, अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही समतल में होते हैं। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, आपतित किरण, अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही समतल में होते हैं। अब इसका मतलब समझेंगे, समतल में होते यानी कि एक ही प्लेन में लाइज होते, इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारा 3 फिंगर है, इस तीनों फिंगर को हम इस तरह से रख लेते हैं, तो ये तीनों एक ही प्लेन पर लाइज करा हुआ है। अगर मैंने मान लीजिए गलती से इस फिंगर को ऐसा उठा दिया तो हम ये ऐसा नहीं कहेंगे कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाइज, या फिर इस फिंगर को ऐसा लेते नहीं कह सकते। कोई भी एक फिंगर का अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये प्लेन वाला सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो हम उसको सेम प्लेन नहीं कहेंगे। कहने का मतलब अगर इंसिडेंट रे ऐसा इस बोर्ड से टच करके जा रहा है तो नॉर्मल भी इसी बोर्ड से टच करके जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड से टच करके जाएगा, ये इसका मतलब होता है। तो हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, आपतित किरण, अविलंब तथा रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा रूल क्या होता है? एंगल I बराबर एंगल R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी कि आपतन का कोण जो होता है परावर्तन के कोण के बराबर होता है। ये आपको दो बातें याद रखनी होगी। अब इस चीज का फायदा उठा करके आपसे कुछ क्वेश्चन वो पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? जैसे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, इसे रफ कर देता हूं। एक क्वेश्चन है, if a ray of light incident at an angle 20 degree with the mirror find angle of reflection। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, यदि एक किरण पुंज मिरर के साथ 20 डिग्री का कोण बनाता है, यदि एक किरण पुंज मिरर के साथ दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाता है तो आपको परावर्तन का कोण ज्ञात करना है। तो परावर्तन का कोण ज्ञात करें तो हम क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, ये मिरर है हमारा, ठीक है, ये मिरर है। एक ऐसा रे आया जो यहां से 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये ऐसा जब जाएगा तो यहां से भी कितने का एंगल बनाएगा? 20 डिग्री का। और ये रहा नॉर्मल, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल जो होता है ये 90 डिग्री का मिरर पे एंगल बनाता है, तो टोटल 90 है और ये 20 का है, तो ये कितने का बचेगा? 50 डिग्री। कैसे निकालेंगे? 90 माइनस 20, 70 डिग्री का। ये कितने का आ गया? 70 डिग्री का। यानी कि ये R कितना हो जाएगा? ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर एंगल होता है, जो मिरर के साथ एंगल होता है, जो दर्पण के साथ एंगल होता है, जो दर्पण के साथ एंगल होता है और जो नॉर्मल होता है, इन दोनों के बीच एंगल का कोण जो होता है, कोणों का जोड़ जो होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पे आपको 20 दिया होता है, ये गिवन कर, ये फाइंड करना है। ये 70 हो गया तो ये भी 70 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ जो एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल G, यानी कि ग्लांसिंग एंगल। इसको क्या कहते हैं? ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल का मतलब होता है छूता हुआ कोण, छूता हुआ कोण।
या फिर हम कह सकते हैं दर्पण के साथ बना कोण। क्या कह सकते हैं? दर्पण के साथ बना कोण। तो ये दो तरह से हिंदी में लिख सकते हैं। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये ग्लास के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चूंकि आई और आर दोनों बराबर होता है, तो पहले मैंने आई पता किया, इन दोनों को मिलाने के बाद 90 होना चाहिए। 70 माइनस 20 तो 90 माइनस 20 तो 70 होता है, ये भी 70 तो ये भी 70, तो हमारा आर निकल गया 70 डिग्री का। आइए इसी तरह फिर से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ अ रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल 15 डिग्री विद द मिरर, यानी कि आपसे बोल रहा है कोई किरण पुंज है जो दर्पण के साथ 15 डिग्री का कोण बनाता है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे एक आपतित किरण दर्पण के साथ 15 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको फाइंड करना है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का कोण, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करें। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये रहा दर्पण, मिरर ये हमारा, ठीक है। ऐसा एक लाइट आता है, ये लाइट जो था 15 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये कौन सा लाइट है? इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, और ये कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। आपको यहां से लेके यहां तक का एंगल पूरा फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हम जानते हैं बीच में क्या होता है? नॉर्मल होता है, अविलंब होता है। तो यहां से यहां तक का कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस 15 तो 75 हो जाएगा। ये भी 75 हो गया। तो इन दोनों को मिलाने के बाद कितना हो गया आंसर? 150 डिग्री। यानी कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि एंगल कहां से दिया हुआ है, एंगल ऑफ ग्लांसिंग है या एंगल इंसिडेंट रे का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ में और बेहतर आ जाए। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। यदि आपतन का कोण 30 डिग्री है, यदि आपतन का कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तित किरण और दर्पण के बीच का कोण ज्ञात करें। देन फाइंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा मिरर और ये रहा इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये आई आर है और ये आर आर है, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल होता है, ठीक है। आपको ये एंगल दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ कह रहे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को कहते हैं ये 30 डिग्री, ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री। तो आपको कह रहा है आर आर और ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए, यानी कि आर आर और मिरर के बीच का एंगल फाइंड करने। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 होता है ना, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30, यानी कि ये हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नया कंसेप्ट देखते हैं इसी में। वो नया कंसेप्ट क्या है? जैसे मान लीजिए ये इंसिडेंट रे था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया ये जो एंगल होता है, एंगल जी होता है, ग्लांसिंग एंगल होता है, छूता हुआ कोण होता है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ भी जो होगा ये भी क्या होगा? जी ही एंगल होगा। अब ये रे मान लीजिए ये मिरर नहीं होता, ये मान लो मिरर नहीं होता, और क्या होता है? कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जैसे मान लीजिए लेंस है, कोई कांच का टुकड़ा है, तो कोई ट्रांसपेरेंट, कोई पॉलीथीन वगैरह है, तो ये सीधा पार कर जाता है। ये लाइन, ये जो रेस था ये सीधा ऐसा पार कर जाता, ऐसा। लेकिन हुआ क्या कि इसके आने की वजह से, मिरर के आने की वजह से ये रास्ते में इधर बेंड कर गया। तो लाइट को जाना था एक्चुअल में यहाँ, चला गया यहाँ, तो ये अपने पाथ से इतना भटक गया। इसको कहते हैं डेल। इसको क्या कहते हैं? डेल। यानी कि इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन का कोण, विचलन का कोण, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। यानी कि लाइट को जाना था सीधा इस रास्ते में, लेकिन भटक करके इस तरफ चला गया, विचलित हो गया, बदल गया इसका लाइट का रास्ता। इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब आप लोग मैथ्स में एक चीज पढ़ते होंगे, एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाता है। स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जरा ये देखो, आई, आर और ये डेल, इस तीनों को मिलाने से कितना होगा? एक लाइन ऐसा है, इसमें यहाँ पे ऐसा है दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ, ये है आई, ये है आर और ये पूरा है डेल। इस तीनों को मिलाने से आई प्लस आर प्लस डेल, इस तीनों को मिलाने से कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री। और बाय डिफॉल्ट हम लोग ये जानते हैं आई और आर दोनों बराबर होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं आई प्लस डेल इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मुझे डेल की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे? 180 माइनस 2i,
यानी विचलन को निकालना हो तो हम लिखेंगे 180 माइनस 2i या फिर 180 माइनस 2r भी लिख सकते हैं। अब एक और रिजल्ट यहाँ पर देखते हैं। ये जो डेल होता है ये ग्लांसिंग एंगल का डबल होता है। मान लीजिए हम आई और यहाँ पे ये पूरा ऐसा मिरर होता है, ये पूरा ऐसा मिरर होता है, तो आई और ये जी ये दोनों मिलके 90 डिग्री बनाते हैं। सिंस आई प्लस जी इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो 2i प्लस 2g इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों को दो से मल्टीप्लाई कर दो, 2i प्लस 2g इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 2g की वैल्यू निकाल लेते हैं या 2i की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2i की वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 2g। तो इसी 2i की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो देखिए डेल इक्वल टू क्या 180 माइनस 2g। इसे सॉल्व कर दो, 180 माइनस 180 प्लस 2g, तो ये कट गया, यानी कि डेल की जो वैल्यू होती है वो 2g के बराबर होती है। कुल मिला के हम ये बताना चाह रहे थे कि हम अगर इतना कैलकुलेशन ना भी करें हम लिख सकते हैं डेल इक्वल टू 2g, यानी कि हमको ग्लांसिंग एंगल हमको पता है तो हम सीधा एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि विचलन का कोण अगर फाइंड करना है या तो 180 माइनस 2i लगा दो या 180 माइनस 2r लगा दो या डेल इक्वल टू 2g लगा दो, यानी कि ये सब एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल सा प्रूफ लिखा है, आप इतना नहीं भी करोगे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके इस वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो i और g को जोड़ने के बाद 90 डिग्री होता है, हमने 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 2g इक्वल टू 180, तो 2i यहीं पकड़ लिया, 2g को उधर कर दिया। अब ये जो इक्वेशन था इसमें 2i की वैल्यू हमने 180 माइनस 2g रख दिया, 180 माइनस 2i था ना, यहाँ पे 2i की वैल्यू 180 माइनस 2g रख दिया, तो ये आगे डेल की वैल्यू भी 2g के बराबर आ गई। ठीक है, ये मेरी तरफ से करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देता हूं ताकि आप इसे और बेहतर तरह से समझ सकें। अभी तक जो हमने 2 फॉर्मूले बताए आपको उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं। इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ मिरर, यदि कोई किरण पुंज दर्पण के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करें, तो विचलन कोण ज्ञात करें। ये बात हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो आपको पता करना है ये क्या गिवन है, ये जो गिवन है इंसिडेंट रे विद सरफेस ऑफ मिरर, यानी कि ग्लांसिंग एंगल दिया हुआ है जी इक्वल टू 35 डिग्री है, तो आपको डेल्टा की वैल्यू निकालना, और डेल्टा कितना होता है 2g होता है, 2 इंटू 35, यानी कि इसका आंसर हो गया 75 डिग्री। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में पूछ दिए जाते हैं, या फिर जो बच्चे आगे चल के एग्जाम वगैरह देंगे कंपटीशन का उनको ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे ग्लांसिंग एंगल साफ साफ लिख दिया, जी की वैल्यू 25 डिग्री, तो डेल की वैल्यू कितना हो जाएगा 2g हो जाएगा, 2 इंटू 25 यानी कि 50 डिग्री हो गया। आई क्या होता है, आई और जी को जोड़ने के बाद 90 डिग्री होता है ना, तो आई कितना हो जाएगा 90 माइनस 25, तो 90 माइनस 25 65 हो जाएगा, और जितना आई होता है उतना ही आर भी होता है। इस तरह से हमने बहुत सारे एंगल फाइंड किए हैं। अभी तक हमने सीखा कि ग्लांसिंग एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इन सब चीजों को हमने सीखा अभी तक। ठीक है, अब कुछ बातें और डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां से जो लाइट आ रही थी इस पे, इसे हटा देते हैं, डेल वगैरह की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, मान लीजिए एक जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी, इस लाइट की कुछ स्पीड थी, कुछ भी स्पीड होगी, मान लीजिए v था, इसका स्पीड क्या था v, तो आने वाला लाइट का जो स्पीड है तो जाने वाले लाइट की स्पीड क्या होगी, यानी कि आपतित किरण की जो स्पीड होती है, चाल होती है, और परावर्तित किरण की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, दोनों में क्या फर्क है। तो स्पीड दोनों का सेम होता है, इंसिडेंट रे का स्पीड और परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ आई आर एंड आर 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 सेम। आप क्या लिख सकते हैं, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के चाल समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, बट लेकिन यहां पे एक डिफरेंस है, वेलोसिटी
इज डिफरेंट। तो जब मैं मोशन चैप्टर कभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसमें मैं बताऊंगा वेलोसिटी क्या होता है और स्पीड क्या होता है। इन दोनों में काफी फर्क होता है, ठीक है। डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी बदल जाता है। तो आने में और जाने में स्पीड तो सेम था, लेकिन इसका डायरेक्शन कुछ था, इसका डायरेक्शन कुछ और हो गया। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज कर गई। तो ये कुछ बातें थी। आने वाले लाइट और जाने वाले लाइट का क्या सेम होता है, स्पीड सेम होता है, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, इसकी फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सेम होता है, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इसका सेम होता है। आने वाले लाइट का और जाने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम ही होती है, ठीक है। तो यहां पे हमने डिस्कस किया कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड जो होता है सेम होता है, जबकि वेलोसिटी डिफरेंट होता है, और फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सेम होता है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट बनाते हैं। क्वेश्चन ट्विस्ट ऐसा है कि आपसे कहा कि ये जो हमने रखा हुआ मिरर, इस मिरर को हमने रोटेट कर दिया। इस मिरर को हमने क्या कर दिया, रोटेट। अब इन सब चीज को हटा देते हैं ताकि समझने में थोड़ा सा हटा ही देते हैं इसे। आपसे कहा कि एक मिरर था आपके पास, ठीक है। तो मैं डिफरेंट कलर्स का यूज करूंगा। ये मान लीजिए एक मिरर था, इस मिरर का नाम है XY। इस मिरर का नाम है XY। अच्छा, मिरर का जो ये पॉलिश सरफेस होता है, ये जो पॉलिश किया हुआ सरफेस होता है, इस पे सिल्वर मेटल का यूज किया जाता है। ये याद रखेंगे, सिल्वर इज द मोस्ट रिफ्लेक्टिव मेटल। सिल्वर सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तन करता है। सिल्वर इज द मोस्ट रिफ्लेक्टिव मेटल, यानी कि लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। इस पे मान लीजिए इंसिडेंट रे था, ये आने वाली लाइट थी IR, आपतित किरण था, और ये जाने वाला लाइट था RR, रिफ्लेक्टेड रे था। और ये इसके बीच में ये है नॉर्मल, अविलंब है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये जो मिरर है, इस मिरर को थोड़ा सा घुमा दिया, यानी कि ऐसा बना दिया हमने मिरर को, हल्का टेढ़ा कर दिया। अब पोजीशन मिरर का ऐसा है। अब एक बात मुझे बताइए, जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, अब पोजीशन X डैश और Y डैश हो गया। तो जहां से लाइट आ रही होती है वो लाइट तो हमेशा सेम रहेगा, आने वाला लाइट को तो हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते। तो हमने मिरर को घुमा दिया। मिरर को कैसा घुमाया, थीटा एंगल से घुमा दिया। मान लीजिए ये एंगल जो है थीटा एंगल का है, ठीक है। तो आपको जब आप मिरर को घुमाएंगे तो ये नॉर्मल भी चेंज हो जाएगा। नॉर्मल भी कैसा चेंज हो जाएगा, थीटा से चेंज हो जाएगा। नॉर्मल भी कितना चेंज हो जाएगा, थीटा ही चेंज होगा नॉर्मल में। तो एन डैश मान लेते हैं हम इसको, नॉर्मल को एन डैश है, तो ये भी कितने का चेंज हो जाएगा, थीटे का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछता है व्हाट हैपेंड इन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जब रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल मूव कर जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने 5 डिग्री को मूव किया, तो नॉर्मल भी 5 डिग्री मूव करेगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये कितना डिग्री मूव करेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये देखते हैं। ये हुआ मान लीजिए RR डैश, यहाँ पे दूसरा रिफ्लेक्टेड रे का पोर्शन है। तो ये जो एंगल मूव करेगा ये 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यानी कि इस चीज को हम लैंग्वेज में लिखेंगे पहले, उसके बाद कैसे हुआ ये हम प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है। पहले लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहां मैंने लिखा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे जो होता है 2 थीटा रोटेट कर जाता है। इफ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड, यदि एक समतल दर्पण को घुमाया जाए थीटा कोण पे, एट एन एंगल थीटा कोण पे घुमाया जाए, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा एंगल। तो रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण जो होती है 2 थीटा एंगल पे घूम जाती है। ये मैंने लिखा है। तो हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेंगे, यदि किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। अब इसका अगर आप लोग प्रूफ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। जरा ये देखिए, यहां से लेके यहां तक ये कौन सा एंगल होगा, I प्लस थीटा। कैसे, क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो I होता है ना, और यहां से यहां तक ये भी I मान लेते हैं, R होगा ना, ये होगा R। चलिए R इक्वल टू लिख देते हैं, R इक्वल टू I, ये होगा। यहां से यहां तक आपतित किरण, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल I होता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल R होता है, जो I के बराबर होता है। तो हमने R इक्वल टू I लिख लिया, ठीक है। यानी कि ये हो गया I प्लस थीटा, यहां से लेकर के नॉर्मल, सेकेंड नॉर्मल तक का जो एंगल हो गया ये I प्लस थीटा हो गया, ठीक है। ये हमने एन डैश लिख रखा है।
और यहां से लेकर के यहां तक का एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आई प्लस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब हमको सिर्फ ये वाला एंगल पता करना है कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो इस एंगल को पता करने के लिए इस पूरे एंगल में से इतना सा एंगल माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितने का है, आई प्लस थीटा। इससे हम माइनस करेंगे ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा, ये वाला एंगल होगा ये जो यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक का जो एंगल है, नॉर्मल से यहां तक का जो एंगल है, ये क्या चीज है, आर है। और इससे हम ये थीटा एंगल माइनस कर देंगे। ये देखिए यहां से लेके यहां तक आई एंगल है पूरा, और इससे ये थीटा एंगल माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा, यानी कि आई माइनस थीटा कर देंगे। ये पूरा आई के एंगल से ये थीटा एंगल माइनस कर देंगे, तो आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा, यानी कि ये हो गया 2 थीटा, यानी कि ये वाला जो एंगल आ गया हमारा 2 थीटा आ गया। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये अगर आपको प्रूफ नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइव करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये लॉ ऑफ ज्योमेट्री, ये थोड़ा सा ज्योमेट्री आपका स्ट्रांग होगा तो समझ में आ जाएगा। वैसे जब कभी हम ज्योमेट्री वगैरह पढ़ाएंगे तो हम ये बता दिया करेंगे आपको। ठीक है, कुल मिला के हमें इतनी सी बात याद रखनी है, यदि दर्पण को 5 डिग्री से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण जो होगा वो 5 गुनी 10, 5 इंटू 2, 10 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। तो हम कुल मिला के ये बताना चाह रहे थे। ठीक है, अब कुछ बात और देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। आज हम सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट कर पाएंगे, रिफ्लेक्शन वाला। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, क्या होगा अगर 2 मिरर को हम राइट एंगल प्लेस कर दें, 60 डिग्री प्लेस कर दें, 45 डिग्री लगा के प्लेस कर देंगे तो उसमें रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो कैसा हो जाएगा। मान लीजिए 2 मिरर है, एक मिरर ऐसा और एक मिरर ऐसा है, तो 2 अलग अलग मिरर हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो आपसे कहेगा कि मान लीजिए पहले मिरर पे एक लाइट आती है, इंसिडेंट रे, ये है आई आर इंसिडेंट रे, तो ये टकराने के बाद इस मिरर पे आ जाएगी, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और फिर यहां से जो लाइट वापस निकलेगा ये हो जाएगा इस रे से पैरेलल, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे। यानी कि जो लाइट फाइनली बाहर निकलती है उसको इमर्जेंट रे कहते हैं, यानी कि निर्गत किरण कहते हैं, इसे निर्गत किरण कहते हैं। यानी कि जब एंगल 90 डिग्री पर होता है, जब when mirror placed at 90 degree, when mirror placed at 90 degree, then IR parallel to ER। ठीक है, जब दर्पण 90 डिग्री का कोण बनाता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये दोनों रेज आपस में पैरेलल होती हैं। ऐसे ही आपको अगर कह देगा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 2 मिरर है और वो दोनों मिरर मिलकर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये रहा 60 डिग्री का, तो किसी भी एक मिरर से पैरेलल जब लाइट आएगी, किसी भी, जैसे मान लीजिए हमने इस मिरर से पैरेलल लाइट इस पे डाल दिया ऐसा, तो ये मिरर पे ऐसा टकराएगा और फिर इस मिरर से वो पैरेलल हो जाएगा ऐसा। ठीक है, यानी कि ये तो आई आर था, इंसिडेंट रे था, और ये रिफ्लेक्टेड रे था, लेकिन ये जो बाहर निकलने वाला है ये इमर्जेंट रे है। ठीक है, यानी कि निर्गत किरण है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला लाइट जो था, ये इस पर जो आ रहा था लाइट, सेकेंड मिरर पे पड़ने के बाद वो सेकेंड मिरर से पैरेलल हो जाएगा। ये सिस्टम होता है। अगर लाइट हम इससे देते तो इस मिरर से पैरेलल होता, अगर लाइट हम इस पे देंगे तो दूसरे मिरर से पैरेलल हो जाएगा। यानी कि वो दोनों लाइट एक दूसरे से पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इफ मिरर प्लेस्ड एट 60 डिग्री, यदि दर्पण 60 डिग्री पर रखे हों एंड इंसिडेंट रे पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर, और आपतित किरण एक मिरर से समानांतर है, देन ई आर विल बी पैरेलल टू द अनदर मिरर। ठीक है,
तो ये कह रहा है देन ई आर विल बी पैरेलल टू द अनदर मिरर। तो इसका मतलब ये होगा इमर्जेंट रे जो होगा दूसरे मिरर से पैरेलल होगा। यहां पे मैंने बताया इफ मिरर प्लेस्ड एट 60 डिग्री, अगर दोनों मिरर को 60 डिग्री पे हम लगा देंगे तो क्या होगा, अगर एक मिरर से पैरेलल लाइट आती है तो इमर्जेंट रे जो होगा दूसरे मिरर से पैरेलल चली जाएगी। ये हो गया। एक कंडीशन कभी पूछा तो नहीं गया है, वैसे एहतियात के तौर पे लिख लेते हैं कि जब दोनों मिरर 45 डिग्री पे रिलैक्स्ड होंगे यानी कि अटैच्ड होंगे, दोनों मिरर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 45 डिग्री का। तो ये रहा हमारा एक मिरर और दूसरा मिरर ये हो गया, और ये मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल है। तो जैसे ही किसी मिरर से पैरेलल इस पे लाइट आएगी ऐसा, तो ये लाइट इस पे ऐसा पड़ेगा और ये इसी डायरेक्शन में लौट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये लाइट इसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। क्यों जाएगा जरा ये देखिए, ये 45 डिग्री का एंगल, तो ये भी तो 45 डिग्री का एंगल होगा। और अभी हमने पढ़ा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लांसिंग एंगल होता है वही यहाँ भी ग्लांसिंग एंगल होगा। ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, ये 45 तो ये भी कितने का हो गया, 45 डिग्री का। अब ये दोनों 45 तो ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और हमने अभी देखा कि 90 डिग्री वाला एंगल क्या होता है, ये सीधा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में लाइट आएगा उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। तो 90 डिग्री वाली ये लाइट होती है। तो ये जो होता है नॉर्मली सीधा वापस निकल जाता है, यानी कि इसमें इमर्जेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलली हो जाते हैं, है ना, एक जैसे हो जाते हैं। इमर्जेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक जैसे हो जाते हैं। ये कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी मैंने बता दिया है। ठीक है, एक होता है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, यही है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है, नॉर्मल का मतलब अविलंब होता है, इंसिडेंस का मतलब आने वाला। ठीक है, तो नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, लंबवत आपतन, अविलंब आपतन। तो ये जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। इसमें आपको आई और आर जो होता है वो 0 डिग्री होता है, ये याद रखना है। जब कभी लाइट इंसिडेंट करता है और वापस जाता है सेम पाथ पे, तो हम वहां पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को 0 डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब एक और चीज होता है, एक और वर्ड लिख लेते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। और ये ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है, मान लीजिए ये मिरर है, मान लेते हैं ये मिरर है और इस पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ, ये नॉर्मल है। अब एक ऐसी लाइट है जो मिरर को सिर्फ छू करके जा रही है, ऐसा मिरर को छू करके जा रही है, तो ये वापस ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है, यानी कि मिरर को छू करके जाने का मतलब होता है यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस में जो होता है आई और आर जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ग्रेजिंग इंसिडेंस को अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं स्पर्शी, स्पर्शी किरण, स्पर्शी आपतित किरण। ठीक है, ग्रेजिंग स्पर्शी आपतित किरण। तो इसमें आई और आर बराबर होता है और नॉर्मल इंसिडेंस में आई और आर दोनों 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और लास्ट बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। 2 वर्ड होता है, उन दोनों वर्ड्स को समझते हैं। एक वर्ड होता है रेगुलर डिफ्लेक्शन, एक वर्ड होता है इरेगुलर डिफ्लेक्शन। रेगुलर डिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर डिफ्लेक्शन। रेगुलर डिफ्लेक्शन को स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और इसका मतलब होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ठीक है, ये होता है। अब ये इन दोनों में फर्क क्या होता है, ये जो होता है हमेशा स्मूथ सरफेस से होता है, ये हमेशा स्मूथ सरफेस से होता है। स्मूथ सरफेस का मतलब होता है चिकनी सतह से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जबकि ये जो होता है ये कैसा होता है,
रफ सरफेस से होता है। रफ सरफेस बोले तो अनियमित सतह से होता है, ठीक है, यानी खुरदुरी सरफेस से होता है। इसमें जितनी लाइट पैरेलल आएगा वो सारा लाइट पैरेलल ही चला जाएगा वापस। सारे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल होते हैं, लेकिन इसमें सारे पैरेलल लाइट जो होते हैं इधर उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे ये लाइट मान लीजिए ऐसा चला जाएगा, ये लाइट ऐसा चला जाएगा, ये लाइट ऐसा चला गया, ये लाइट ऐसा आ गया, ये लाइट ऐसा चला गया। यानी कि इसमें जो होता है सारे प्रकाश इधर उधर छितिर बितिर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, और इसमें सारे प्रकाश एक जगह से निकलते हैं और एक जैसे आते जाते दिखाई देते हैं। पते की बात तो ये है कि अगर आप यहाँ पे आप अपना आंख रखेंगे तो आपको यहां से जब आईने में देखेंगे तो सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा, ठीक है, लेकिन आपको इसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे हम बोर्ड का एग्जाम्पल लिए, हमारे सामने बोर्ड, इसमें हमें हल्का हल्का अपना चेहरा दिखाई देता है, तो ये हम कह सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन है। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहेंगे उसको मिरर को, आईने को। लेकिन स्पेक्युलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल दें तो हम वो हर चीज जिसमें हम अपना इमेज नहीं देख सकते, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल, जैसे वॉल हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, क्लॉथ हो गया, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन का पार्ट कुछ हद तक खत्म हुआ है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में प्लेन मिरर को डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर। यानी नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको प्लेन मिरर पे आना है, यानी समतल दर्पण को देखना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।